नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़ी थी। तो ऑन इज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है ये किसने दिया था ये भी हमने देखा था। ये दिया था थॉमस न्यूटन ने। और इस पोयम का जो मेन नाम है वो क्या है? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जॉन मिल्टन का टाइम स्पेन हमने जो देखा था 1608 से 1674। मिल्टन जो है वो 44 की एज में हो गए थे ब्लाइंड। ठीक है, 44 की एज में क्या हो गए थे ये? ब्लाइंड हो गए थे। और पोयम कब पब्लिश हुई है? पोयम हुई है पब्लिश 1673 में। ठीक है। और इसके ये अपना पोयम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, रिवाइज हो गया है। इसके बाद में हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि पोयम जो है ना उसकी फॉर्म क्या है। पोयम कौन से फॉर्म में लिखी गई है। तो हमको ये पता होना चाहिए, हालांकि पता ही होगा, ये तो सब बेसिक चीज है कि ये पोयम एक सोनेट है। ठीक है। सोनेट क्या होता है? सोनेट इज ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन एन आयम्बिक पेंटामीटर। तो अब ये लिखी किस में है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। और आयम्बिक पेंटामीटर क्या होते हैं? हर एक लाइन के अंदर कितने मीटर होंगे या कितने फुट होंगे? 5 मीटर या 5 फुट होंगे। 5 मीटर या 5 फुट या फिर 10 सिलेबल। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोयम है। उसके बाद अब ये सोनेट है, तो कौन सा सोनेट है ये सोनेट है पेट्रार्कन सोनेट, ऑब्लिक मिल्टोनिक सोनेट, ऑब्लिक इटालियन सोनेट। ठीक है, ये सोनेट है। अब इनकी राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी, या फिर इसमें कहीं कहीं ई भी लिखते हैं, सी डी सी। ये इसकी एक राइम स्कीम हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद ये पोयम जो है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम, सबसे इंपॉर्टेंट थीम है फेथ। फेथ किस में रखना है? फेथ रखना है गॉड में। क्योंकि मिल्टन ने पोयम को एंड करते करते भी इस बात को कहा है कि जो लोग हमेशा भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं, मतलब कुछ करना ना करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो लोग जो भगवान का वेट करते हैं, भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यहाँ पर उसने भगवान के प्रति फेथ ही तो दिखाया है कि भाई भगवान ये नहीं चाहते कि उनको आप कोई चीज दो या उनको उनके ही कोई गिफ्ट वापस लौटाए जाएं। बस वो ये चाहते हैं कि लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करें। ऐसा मिल्टन ने कहा है कि आप लोग जो खड़े रहते हैं, हमेशा भगवान में हर स्थिति में विश्वास बनाए रखते हैं, वो लोग भी किसी ना किसी तरीके से भगवान की सेवा करते ही हैं। और दूसरी जो एक पॉइंट है थीम का, वो क्या है? ग्रीफ। इसमें इस पोयम में मिल्टन अपना ग्रीफ भी तो दिखाता है कि भाई मैं आधी जिंदगी भी नहीं जिया हूं अभी तक तो, और मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। अभी तो मुझे भगवान की बहुत ज्यादा सेवा करनी थी। तो अब सबको पता ही है कि भाई बढ़ती उम्र के साथ साथ ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो इंसान है उसकी आस्था बढ़ती ही जाती है। हम अपने दादा दादी को भी देखते होंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ वो धीरे मंदिर जाने लगते हैं, धार्मिक कार्यों में संलग्न होते होने लगते हैं। तो इसी तरीके से जो मिल्टन है वो भी बढ़ती उम्र के साथ साथ भगवान के प्रति समर्पित होता जा रहा था। तो वो यही सोचता है कि अब जबकि मैं इतने इतने साल का हो गया, मैं 44 साल का हो गया, मुझे अब भगवान की सेवा करनी थी, भगवान की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखना था, और भगवान ने ये मेरे साथ क्या किया? मेरी ही आंखों की रोशनी छीन ली। तो इस चीज को लेकर के भी ये जो मिल्टन है ये काफी दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, ये इसकी हो गई है थीम। अब इसके बाद अपन पोयम के फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे। और आप चाहें तो एक बार पेट्रार्कन सोनेट जो होते हैं, मतलब सोनेट भी जो भी है, सोनेट का एक फॉर्म समझ सकते हैं कि भाई सोनेट जो होते हैं ना वो 14 लाइन्स की एक पोयम है। ठीक है, 14 लाइन्स की एक पोयम है, जिसके अंदर एक हिस्सा तो होता है 8 लाइन का, एक होता है 6 लाइन का। 8 लाइन के हिस्से को हम बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन के हिस्से को हम बोलते हैं सेस्टेट। अब 8 लाइन का जो ऑक्टेव है, इसमें तो चार चार लाइन के दो पैराग्राफ होते हैं, मतलब दो क्वार्टरेंस होते हैं। और सेस्टेट के अंदर तीन तीन लाइन के दो टर्सेट होते हैं। ठीक है, ये इसका एक फॉर्म हो गया। अब ये इस तरह का फॉर्म कौन से सोनेट का है? ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रार्क का सोनेट का होता है।
वहीं अगर आप इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट की बात करोगे ना, तो उसमें 3 क्वार्टरन होते हैं और एक कपलेट होता है, और उसकी राइम स्कीम भी अलग होती है। उसकी राइम स्कीम होती है ए बी, सी डी, ई एफ और जी जी। इसी तरीके से स्पेंसियन सोनेट भी अलग होता है। वो भी वही 14 लाइन्स का है, 3 क्वार्टरन और एक कपलेट उसमें भी। उसकी राइम स्कीम ए बी सी डी ई ई। और इसके बाद आता है कर्टल सोनेट, जिसके अंदर 10.5 लाइन होती हैं। जीएम हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो सवाल है ना, ये जीएम हॉपकिंस वाला, ये आ भी चुका है कंपटीशन एग्जाम्स में, कि कर्टल सोनेट जो है उसका इन्वेंशन किसने किया था। तो ये जीएम हॉपकिंस ने किया था, और ये होता है 10.5 लाइन का। ठीक है, इस तरह के चीजें आपको बेसिक फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए सोनेट से रिलेटेड। ओके, अब देखिए, पोयम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट अपना फिगर ऑफ स्पीच है, वो तो है पर्सोनिफिकेशन। कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है पर्सोनिफिकेशन? ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर पेशेंस के रूप में। क्योंकि पेशेंस जो है ना, यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रेजेंट हुआ है। कैसे कि भाई कहा गया था ना कि पेशेंस टू प्रिवेंट मर्मर, पेशेंस उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए आया था। अब कैसे आया था? एक इंसान के रूप में आया था। यहाँ पर इस चीज को एक इंसान के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है कि पेशेंस जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह आया है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है। इसलिए पेशेंस के अंदर पर्सोनिफिकेशन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है। ओके, लेकिन इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर एक ब्रेक है। देखिए, इस जगह में एक ब्रेक है। ऊपर 7 लाइन है और ये आधी लाइन है, 7.5 लाइन है। हमने इस चीज को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोनेट होते हैं ना, उसमें 8 लाइन में तो क्या होता है, 8 लाइन में होती है प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन, और बाकी की 6 लाइन में क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब 8 लाइन तक तो क्वेश्चन चलता रहता है, लेकिन जब नवी लाइन से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो उस नवी लाइन में क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोल्टा, VOLTA। वोल्टा मतलब एक सडन चेंज, एक जो पोयम का, पोएट्री का जो फॉर्म है उसमें चेंज, उसको बोलते हैं हम वोल्टा। अब जो वोल्टा है ना, ये यूजुअली आता है 9th लाइन में, क्योंकि 8 तक तो क्वेश्चन चलते रहते हैं, और नवी लाइन में आता है वोल्टा। इस तरह का सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है कि वोल्टा अकर्स इन विच लाइन, तो वोल्टा अकर्स इन 9th लाइन। लेकिन इस वाले सोनेट में जो वोल्टा है वो कहाँ आता है, वो आता है 7.5 लाइन के बाद, मतलब 8वीं लाइन में वोल्टा अकर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि इसमें 7.5 लाइन के बाद में जो पोएट्री है, जो पोएम है, उसकी फॉर्म बदल जा रही है। ओके, अब मेन चीज कि इस पोएम के अंदर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल हुआ है एलिट्रेशन का। जैसे यहाँ पर डेज आ गया, डेज का डी, यहाँ पर डार्क, वर्ल्ड और वाइड। इसी तरीके से और भी जगह, बहुत जगह, जहाँ 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 पर भी आपको उसके शुरुआत में जो पोयम है उसकी लाइन है, लाइन के अंदर वर्ड्स की शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड जो है कॉमन दिखाई दे, उसमें एडिटेशन का इस्तेमाल होता है। अब मी, माय और मोर, इसमें भी एडिटेशन है। तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो नहीं होता है कि फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं वो नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा पेशेंस, जिसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट, अब ये जो लाइट वर्ड है, अब लाइट से मतलब यहाँ पे क्या है, ये लाइट तो है नहीं जो हम रूम के अंदर जलाते हैं। लाइट से मतलब है रोशनी। ठीक है, और रोशनी काई की, रोशनी काई की, आंखों की, मतलब आई साइट। ठीक है, तो आई साइट हो गई आंखों की रोशनी। इसका मतलब क्या, कि लाइट को रिप्रेजेंट, लाइट किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, लाइट किया गया आई साइट के लिए। आई साइट जो है उसको लाइट कहकर दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ठीक है, मेटाफर और सिमिली का बेसिक अंतर आप जानते होंगे। सिमिली में किसी चीज को कंपेयर करने के लिए एज या लाइक का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मेटाफर में उसको डायरेक्टली ही बोल दिया जाता है। अगर हम कहते हैं ना कि मेरा भाई तो शेर है, तो इसको बोलेंगे हम मेटाफर, लेकिन मेरा भाई शेर के जैसा है,
इसको बोलेंगे हम सिमरी। कैसे बोलेंगे इसको, ये तो हिंदी हो गया। जैसे माय ब्रदर इज रायन, माय ब्रदर इज अ रायन, तो इसमें ना तो कोई एज है ना फिर लाइक है, लेकिन माय ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लायन। अब इसमें एज इस्तेमाल हो गया, तो एज में क्या हो गया, सिमरी हो गई। ठीक है, सिमरी के अंदर कंपैरिजन के लिए एज या लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक चीज और बेसिक, कि इसमें जो कंपैरिजन होता है ना सिमरी और मेटाफर में, वो दो अलग अलग टाइप की चीजों के बीच में होगा, दो सेम टाइप की चीजों के बीच में नहीं होगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि माय ब्रदर इज एज ब्रेव एज मी, ये एक जनरल कंपैरिजन हो गया, क्योंकि मी, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, माय ब्रदर इज ए ह्यूमन बीइंग, सो हियर द कंपैरिजन आर बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो दो ह्यूमन बीइंग के बीच में कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर सिमिलरी नहीं कहेंगे हम। लेकिन हाँ, अगर हमने किसी इंसान को किसी जानवर से कंपेयर कर दिया, या फिर माय ब्रदर इज एज स्ट्रांग एज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो अब यहाँ पर फिर से कंपैरिजन हो गया कि यहाँ पर एज का इस्तेमाल कर लिया हमने, है ना। तो इस तरह के कंपैरिजन में सिमिलरी होती है, जहाँ पे एज और लाइक का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे एज लाइक का इस्तेमाल नहीं होता वहां पे मेटाफर होता है। तो ये जो राइट वर्ड है ना, इसमें मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। डेज डार्क में एरिटेशन, वर्ड में वाइड में भी एरिटेशन आ गया है। ठीक है, इस तरह से मी, माय, मोर बेंट, और इसके बाद यहाँ पे माय मेकर, इसमें भी आ गया है एरिटेशन। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, और बाकी एडिटेशन आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो है एक तो ये आपका मेटाफर, एक है आपका पर्सोनिफिकेशन। अब यहां पर एक आपका इस्तेमाल किया गया है, कौन सा, ये एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी जो है, इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है किस चीज के लिए, भगवान को दिखाने के लिए, भगवान को सर्वशक्तिमान दिखाने के लिए, या फिर दूसरी स्थिति में क्या दिखाने के लिए, कि जो पोएट है वो ईश्वर से प्रश्न पूछ रहा है, तो ये प्रश्न सीधा भगवान से पूछा गया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, इस चीज को दिखाने के लिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर फिर से इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया गया है ना। अब एक चीज और, ये वाला प्रश्न भी कई बार बनता है, ये आपको ये पूरी लाइन दे दी जाएगी, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। अब उसमें ओवर को अंडरलाइन कर देंगे, और उसमें पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब आपको सिमरी, मेटाफर, एडिटेशन ये सब आपने पढ़ लिया, एजोनेंस, ओनोमोटोपोइया, सिनकोप, सिनिकडकी, ये सब आपने पढ़ लिया, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कौन सा है। तो ये जो वर्ड ओवर है ना, इसमें इस्तेमाल किया गया है SYNCOPE। ठीक है, कौन सा है, देखिए थोड़ी सी राइटिंग का इशू है। SYNCOPE, सिनकोप जो है ना, इसका इसमें इस्तेमाल किया गया। आपकी पोएम है एक डेफोडिल्स, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्राउड, उसमें वंडर्ड जो है WANDER, यहाँ पे फिर इस तरह से एपोस्ट्रोफी लगाकर डी कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या, कि जब बीच में से एक वर्ड को काट करके, एक वर्ड को नहीं, एक अक्षर को, एक छोटे से अक्षर को काट करके, हाँ वर्ड को ही काट करके क्या बना दिया जाए, एक कंप्लीट कंप्लीट वर्ड बना दिया जाए एक लेटर को काट कर। ठीक है, अब यहाँ से WANDERED, अब यहाँ पे ई जो लेटर है इसको काट दिया, अब ओवर में से कौन से लेटर को काट दिया, वी लेटर को काट दिया। तो ऐसी स्थिति में इनको काट करके जब ये एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाए, तो यहाँ पर होता है सिनकोप। ठीक है, इस वाली चीज को आप ध्यान रखें। तो बेसिक सा इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। इसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हमने क्या क्या देखा, हमने देखी जो पोयम है उसकी थीम देखी, थीम के अलावा हमने देखा इसकी राइम स्कीम, हमने इसका सोनेट समझा, और फिर हमने देखे इसके फिगर ऑफ स्पीच। इतना काफी है आपके ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, या फिर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस के सवाल एकदम सही करने के लिए। ठीक है, बेसिक सी पोएम है, कोई ज्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन है नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।